हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से दोस्तों पहले हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि यह वीडियो आते आते कुछ ज़्यादा अंतराल हो गया, क्योंकि दोस्तों हम ऑफिशियल अपने ड्यूटी प्लेस से बाहर आते जाते रहते हैं, तो इस वजह से ये लेट होता है। अगर हमें यहीं रहना पड़े तो हम रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं, तो हमारी भी कुछ बाध्यताएँ हैं, कुछ सीमाएँ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जितना जल्दी हो सके, कि जितना ज़्यादा हो सके हम मटेरियल मुहैया कराते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस अंतराल में एक काम तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों, कि जैसे आपको लगे कि वीडियो लेट आ रहा है तो आप बैक में चले जाएं और वीडियो को एक एक करके आगे बढ़ते हुए देखें, क्योंकि मैंने सारे वीडियो परत दर परत अपलोड किया है कि आपको खोजने में परेशानी ना हो। आप सीरियल नंबर 1 जो वीडियो है वहां से देखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये चीजें आप अपने माइंड में रखिए। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि समय समय पर तो रिवीजन करना है। एक बार पढ़ लेने से आपके सारे टॉपिक तो सब दिन याद रहने जाएंगे, तो आपको दोस्तों रिवीजन करना पड़ेगा, समय समय पर रिवीजन करना पड़ेगा। ये जो मेरा जो दूरी बढ़ जाती है, वीडियो अपलोड करने का जो समय बढ़ जाता है, तो इसमें आप वो चीजें कर सकते हैं। लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो, और जितना अब जैसे हम कल आए हैं, ड्यूटी प्लेस में आए हैं, क्योंकि जहां जाते हैं वहां ये सब चीजें मिलती नहीं, हमें यहीं आके करना, ये मेरा ड्यूटी प्लेस है, हम यहां करते हैं। तो निश्चिंत रहिए दोस्तों, हम समय निकाल कर आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे, ठीक है, और आपके लिए हम सारे मटेरियल मुहैया कराते रहेंगे। तो आइए, बात होती रहेगी, कभी बात करने का भी मौका मिलेगा करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम जिस टॉपिक पे आए हैं उस पर हम विस्तार से बात करें। आप हेडिंग में देख पा रहे हैं भारतीय वनों का वर्गीकरण। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, इसमें विद्वानों की अलग अलग राय है, सबने अपने अपने हिसाब से इनका वर्गीकरण किया है। हम इसमें कुछ ऐसे वर्गीकरण को, कुछ ऐसे थॉट को लेकर आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी 2-4 रोज पहले रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट निकला है। कट ऑफ देख के दिमाग खराब हो रहा है। अब कॉम्पिटेटिव इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, कट ऑफ हाई कर दे रहे हैं। तो दोस्तों आप भी उनमें से बनिए, आपको भी आगे बढ़ना है। अब वो रट्टा मार से काम नहीं चलेगा, आपको समझना है, किसी भी टॉपिक को विस्तार से समझने का प्रयास करें, और ये प्रयास में हम आपको मदद करना है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हम बार बार तो नहीं करते, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना जल्दी हो सके इस परिवार को बढ़ा कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारी मेहनत का जो फल है अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं, बिना लाग लपेट के, बिना परेशानी के वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखिए, बिना रटे, बिना किसी झिझक के, सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए हमें इस टॉपिक को सोल्व करना है। तो इसमें दोस्तों हम भारतीय वनों का वर्गीकरण जो है 3 आधारों पे करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम परीक्षा के दृष्टिकोण से हर बार करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आने वाले समय में जरूर पूछा जाएगा। अब आइए इसमें देखने वाले हैं कि हम 3 आधारों पे जो हम इनका वर्गीकरण करने वाले हैं, पहले उन 3 आधारों का नामकरण देख लें। 3 आधारों पे नामकरण जो है, पहला है प्रशासन के आधार पर इनका देखना है, प्रशासन के आधार पर इनका देखना है। दूसरा देखना है संवैधानिक आधार पे, संवैधानिक आधार पर देखना है। तीसरा हमको देखना है व्यापारिक आधार पे। 3 आधारों पर हम इनका वर्गीकरण करने वाले हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप अंग्रेजी के, इंग्लिश के विद्यार्थी, हिंदी समझने में कठिनाई होती है, तो प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, और व्यापारिक कमर्शियल बेसिस, ये भी आप याद रख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल और कमर्शियल बेसिस, इन 3 आधारों का नाम है। अब हम एक एक करके सारे आधारों पे हम भारतीय वनों का वर्गीकरण करेंगे। क्लियर? प्रशासन के आधार पे, संवैधानिक आधार पे और व्यापारिक आधार पे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वीडियो कहां तक जाने वाला है। एक एक करके हम इसको क्लियर करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रशासनिक आधार पे भारतीय वनों का जो वर्गीकरण किया गया है, और उससे कौन कौन से टॉपिक उभर कर सामने आते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनको हम कवर करने का प्रयास करें।
एक बात याद रखिए, आप हमेशा परीक्षा के दृष्टिकोण से ही मत पढ़िए, आप जानकारी के दृष्टिकोण से पढ़िए। हमें याद है किसी आईएएस ने कहा था, आप जानने के लिए पढ़िए, एक दिन आप आईएएस बन जाएंगे। तो हम भी कहते हैं आप सिर्फ जानने का प्रयास कीजिए, दुनिया को जानने का प्रयास कीजिए, आईएएस बन जाएंगे। क्लियर? वाइए समय कम है। अब हम देखते हैं प्रशासनिक आधार पे भारतीय वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया। आपसे परीक्षा में प्रश्न किसी भी आधार से पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक आधार पे भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया है। क्योंकि जहां जहां हम परत दर परत आगे बढ़ रहे, आपको प्रश्न बनता जाएगा। ये चीजें प्रश्न आपको मन में करना है, क्योंकि पहले सब्जेक्टिव पढ़ना है, उसके बाद ही तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। प्रशासनिक आधार पे भारतीय वनों को 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर? प्रशासनिक आधार पे भारतीय वनों को 3 भागों में बांटा गया है, वो हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। इसको थोड़ा कम कर दें क्योंकि जगह ज्यादा ले रहा है। ये 3 भागों में, पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। अभी आपको सिर्फ प्रशासन को दिमाग में रखना है, प्रशासनिक आधार को। इन दोनों को अभी आप साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि अगर सब में जाएंगे तो दोस्तों आप फंस जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो सिर्फ हमको प्रशासन अभी याद रखना है। प्रशासनिक आधार पर भारतीय वनों का जो वर्गीकरण किया गया है उसको देखना है। तो प्रशासनिक आधार पर भारतीय वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब इनको थोड़ा इंग्लिश में अनुवाद इनका कर देते हैं। आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। संरक्षित वन का भी इंग्लिश है दोस्तों, और वो है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। और अवर्गीकृत वन, इसका भी इंग्लिश है अनक्लासिफाइड ठीक है। ये 3 बहुत बार होता है कि हमें हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन उसका अगर इंग्लिश अनुवाद हो तो आसानी से समझ में आ जाती है। अब आप देख लें, प्रशासन के आधार पर भारतीय वनों को 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित वन प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट और अवर्गीकृत वन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब चूंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत इजी है, आप वही कोशिश करेंगे इजी वे में कैसे हम आपको समझा सकते हैं। आरक्षित, आप रिजर्व समझ रहे हैं, एक रिजर्वेशन, बहुत बड़ी लड़ाई चलती है भारतीय राजनीति में। नेताओं का एक वोट पाने के बहुत बढ़िया तरीका है, ये रिजर्वेशन पे कमेंट कर देंगे, भले ही उनको कुछ पता हो या ना हो, लेकिन वोट लेना है। भाई मतदाता की गलती है, उनसे वैसी बातें सुनिए ही मत। लेकिन चलिए, इनडायरेक्टली हमको उससे फायदा लेना है, उनकी वक्तव्य से हमको फायदा लेना है। रिजर्वेशन, रिजर्व के आधार पे वन और संरक्षण के आधार पे वन, इन दोनों को बड़ी गहराई से समझना है। पहले देखते हैं कि इनकी मुख्य बातें क्या है, इसमें हमको जानना क्या। आइए एक एक करके देखते हैं कि आरक्षित वन में 3 बातें हमको जानना है। पहला, सरकार का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण होता है इसमें। पर्यवेक्षण, इसको आप समझ लीजिए डायरेक्ट सुपरविजन। मतलब आरक्षित वन, सरकार शब्द हमने किया है कि सरकार के डायरेक्ट अधीन होता है, उनका एक तरह से कहिए नियंत्रक सरकार ही होता है। अब सरकार से तात्पर्य, ये पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है, लेकिन हम ज्योग्राफी में बात कर रहे हैं, तो सरकार इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आता है। तो सरकार के डायरेक्ट सुपरविजन में ये वन होता है। भारत का जो भी प्रमुख वन है, भारत का जो भी प्रमुख वन है
जो वन संपदा है वो इसी श्रेणी में आता है। दूसरा इसमें क्या जानना है, दूसरा इस वन में लकड़ी जमा करना तथा, और क्या होता है, तथा मवेशी चराना वर्जित। दूसरी बात इसमें क्या होता है, याद रखिए वर्जित क्या क्या है, दो ही बातें वर्जित है। इसमें आप लकड़ी जमा नहीं कर सकते। जो अभी आपको गैस मिल जा रहा है, बिजली पे चलने वाला चूल्हा मिल जा रहा है, इससे पहले लोग जलावन के लिए लकड़ियां जमा करते थे। तो इस वन में आप न तो लकड़ी जमा कर सकते हैं, न मवेशी के लिए चारा की व्यवस्था कर सकते हैं, या मवेशी नहीं चरा सकते। ये दो काम इसमें वर्जित होता है। ये आप माइंड में रखिए दोनों बातों को, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी हम इस पे बात करने वाले हैं। क्लियर, दो बातें हो गया। सरकार का डायरेक्ट सुपरविजन में रहता है, और दूसरा क्या होता है, इसमें आप लकड़ी जमा कर सकते हैं। जब जमा नहीं कर सकते तो काटने की बात तो दूर है, आप घूमने फिरने जा सकते हैं, सैर सपाटा कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी आप जमा नहीं कर सकते। और तीसरा जो हमको इसमें जानना, जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, देश का 53% वन क्षेत्र इसमें आता है। कितना? 53% वन क्षेत्र आरक्षित वन में आता है। अब आपसे पूछा जाए आरक्षित वन किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? तीन टॉपिक जो हमने लिखा एक साथ बता दीजिए। वह वन जो सरकार के डायरेक्ट सुपरविजन में होता है, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में होता है, उनकी डायरेक्ट निगरानी में होता है, और इस वन में लकड़ी जमा करना और मवेशी चराना पूर्णतः वर्जित होता है। और भारत के वन का 53% वन इस श्रेणी में आता है। क्लियर? अब 53 मतलब आधे से ज्यादा वन आरक्षित वन में आता है। ठीक है, अब आइए दूसरा हम देखते हैं। ये तीन हो गया। अब दूसरा संरक्षित वन, ये तीनों को आप दिमाग में रखिए, यही तीन के आधार पे हम तीनों का करने वाले हैं। दूसरा हमको देखते हैं, ये हम यहां से अंडरलाइन कर देते हैं। अब उसी तरफ आइए, संरक्षित वन, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। हम ट्रिक भी बताएंगे याद रखने का, ठीक है, वो देखना है। ये भी चीजें जो संरक्षित वन है वो सरकार के डायरेक्ट सुपरविजन में होता है। डायरेक्ट मतलब एक नंबर जो है सेम इसमें होता है। आरक्षित वन और संरक्षित वन की समानता ये है, वो डायरेक्ट सरकार के सुपरविजन में होता है। सरकार के डायरेक्ट सुपरविजन में होता है, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में होता है, वो उसी का नियंत्रक होता है। नीति निर्माता अकेला सरकार होता है, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों। ये एक बातें जो है दोनों में समान रूप से। आरक्षित वन आपसे प्रश्न पूछ देगा, आरक्षित वन और संरक्षित वन में एक बात की समानता बताइए। ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, बता देंगे। सरकार का डायरेक्ट सुपरविजन होता है, इसमें उसका नियंत्रक होता है सरकार, दोनों का। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों में अंतर बताइए। इन दोनों में, आरक्षित वन और संरक्षित वन में अंतर क्या है? तो अंतर ये है, देखिए, जैसे आरक्षित वन में क्या होता है कि लकड़ी जमा करना और मवेशी चराना पूर्णतः वर्जित होता है, वहीं इसमें सशर्त छूट दी जाती है। दूसरा इसमें क्या है, लकड़ी जमा करना तथा मवेशी चराना सशर्त छूट। दोनों में अंतर क्या हो गया? आरक्षित वन और संरक्षित वन में, आरक्षित वन में क्या, रिजर्व वन में क्या है कि आप ये दो काम नहीं कर सकते, बाकी जो करना कीजिए। लेकिन संरक्षित वन में आपको सशर्त छूट दी जाती है। आप कहेंगे कि सशर्त छूट की क्या मतलब, हम लकड़ी काट ही लेंगे, मवेशी चरा ही लेंगे, इसमें शर्त कहां से आया? तो जानिए, शर्त वो ये होता है कि आप ये दो काम कीजिए। ये ऐसा करने के क्रम में, मतलब लकड़ी भी आप जमा कर सकते हैं, मवेशी भी चरा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उस वन को या वन संपदा को किसी विशेष प्रकार का जो है कि नुकसान ना पहुंचे।
अब इसको थोड़ा और विस्तार से समझिए। आपको लकड़ी जमा करना है, मोटा सा पेड़ काट लिया आपने, ये नहीं करना है। बस जो सूख गया है, जो टहनी सूख गया उसको आप काट सकते हैं। मवेशी चराना है, बड़ा सा पेड़ तोड़ लिया हमने, बड़ी सी टहनी तोड़ ली, नहीं भाई पत्ते तोड़िए आप, ठीक है। तो इससे क्या होता है, नुकसान तो होता है लेकिन कम होना है, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, जो तीसरा आपने देखा 53% वन, उसी तरह इसमें होता है 29% वन क्षेत्र। जो भारत का 29% वन क्षेत्र है वो संरक्षित वन क्षेत्र में आता है। तो ये 3 टॉपिक दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। तीसरा तो खासकर आपको याद रखना ही रखना है। अब पहले इन दोनों को देख लेते हैं आराम से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रशासन के आधार पर भारतीय वनों को 3 आधारों में बांटा गया, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन में 3 बातें, संरक्षित वन में भी 3 बातें। आरक्षित वन में 3 बातें क्या होगी, सरकार के डायरेक्ट सुपरविजन में होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें लकड़ी काटना या लकड़ी जमा करना और मवेशी चराना पूर्णतः वर्जित होता है। और तीसरा क्या होता है, 53% वन क्षेत्र आरक्षित वन में आता है। अब आपसे पूछ देगा कि भारतीय वन का 3 ऑप्शन में दे देगा कि भारत में जो वन है सबसे अधिक किस क्षेत्र में आता है, आरक्षित वन में, संरक्षित वन में, अवर्गीकृत वन में। तो क्या बताएंगे दोस्तों, सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र में आता है। ये ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे इनको याद रखना है, ठीक है। संरक्षित वन में वही 3 बातें बताना है, थोड़ा सा चेंज करना है। सरकार के डायरेक्ट सुपरविजन में होता है। दूसरा, इसमें लकड़ी जमा करना और मवेशी चराने की सशर्त छूट होती है। सशर्त अभी आप समझ गए, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है। तीसरा क्या होता है कि 29% वन क्षेत्र जो है वो संरक्षित वन क्षेत्र के अधीन आता है, ठीक है। अब आइए तीसरा आते हैं, तीसरा भेद की ओर। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा हम देखते हैं, आप देख रहे हैं अवर्गीकृत वन। अब अ लगने का मतलब भी समझ रहे हैं, हम ग्रामर में, हिंदी का जब ग्रामर हम पढ़ा रहे थे उसमें हमने बता दिया। अवर्गीकृत का मतलब ये होता है जिसका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, सरकार का कोई नियंत्रण उस पर नहीं है। अब आगे देखते हैं, अवर्गीकृत का मतलब होता है, सीधा मतलब यही 3 बातें इसमें आप बता सकते हैं। सरकार का इसमें नियंत्रण नहीं होता है, मतलब सरकार को कोई मतलब इससे लेना देना नहीं होता है, सरकार का नियंत्रण नहीं। दूसरा जो टॉपिक है लकड़ी जमा करना और मवेशी चराना, दूसरे में क्या आपने देख लिया, संरक्षित वन में सशर्त छूट, लेकिन इसमें संपूर्ण पूरी तरह से छूट मिलता है। लकड़ी जमा करना तथा मवेशी चराना है, उसको सेंटेंस बना दीजिए बढ़िया। लकड़ी जमा करने तथा मवेशी चराने की छूट। और तीसरा है, कितना परसेंट होगा आप देख सकते हैं, 53% और 29%, जोड़ दीजिए, 100 में माइनस कीजिए तो 18% वन क्षेत्र मेरे ख्याल से आ जाता है। 9 बार, हाँ हो गया, वन क्षेत्र। ये 3 बातें इसमें आ गई, क्योंकि आपको लग रहा है अवर्गीकृत वन, सरकार का नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जाए अवर्गीकृत वन के 3 बातें आप बताइए। इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसमें आप लकड़ी जमा करने और मवेशी चराने की पूरी छूट पाते हैं। आपको नुकसान पहुंचाना पहुंचाइए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। वो आपका नैतिक कर्तव्य है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसको बढ़ाना है, जितना आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा क्या होता है, 18% वन क्षेत्र जो है इस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ये 3 टॉपिक, अब इसको याद कैसे रखना है, कोई 2 अगर याद रह गया परसेंटेज तो तीसरा आप 100 में माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आई होप कि आपको पूरी समझ में आ गया होगा प्रशासन के आधार पर भारतीय वनों का जो भेद है। हम इतना ज्यादा बोलते, इतनी ज्यादा बार रिपीट कर दिए, हमको लगता है वो आराम से आपको याद हो गया। आप इसका सारा स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, फिर हम संवैधानिक आधार पर वनों का हम भेद करेंगे। आइए दोस्तों, प्रशासनिक आधार पर वनों का भेद समझ लेने के बाद आइए अब हम समझते हैं संवैधानिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया। यहां भारतीय वनों की बात करना है।
तो इसको भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। संवैधानिक आधार पे भी भारत के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। अब संविधान का मतलब भारतीय संविधान की बात हो रही है। आपसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है, आपको परेशान कर सकता है कि भारतीय वनों को भारतीय संविधान के अनुसार कितने भागों में बांटा गया। अब आप कहेंगे कौन कौन से धारा है वो बताइए। ये पॉलिटिकल साइंस की बात है दोस्त। हम पॉलिटिकल साइंस में जब आएंगे तो वहां भी हम बात करेंगे धारा को भी। धारा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से याद रख सकते हैं, और जब हम उसमें आएंगे तो बताएंगे। अभी हम सिर्फ ज्योग्राफी को समझ रहे हैं, इनको कैसे याद रखें वो हम। तो इसको दिमाग में रखिए कि भारतीय संविधान में भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया है, ये प्रश्न पूछ सकता है। या भारतीय संविधान के आधार पे भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया है, या ऐसे कह सकता है कि संवैधानिक आधार पे भारतीय वनों को आप कितने भागों में बांट सकते हैं। किसी भी तरह से पूछ दे, माइंड में सेट रखना है कि क्या पूछा गया। तो संवैधानिक, जैसे आपने प्रशासनिक आधार पर देखा 3 भागों में बांटा गया है, संवैधानिक आधार पर भी भारतीय वनों को 3 भागों में बांटा गया है। अब आइए देखते हैं कि 3 भागों में संवैधानिक आधार पे भारतीय वनों को 3 भागों में बांटा गया, और वो है राज्य वन यानी स्टेट फॉरेस्ट, दूसरा है वाणिज्यिक वन, वाणिज्यिक, वन कमर्शियल फॉरेस्ट, और तीसरा है निजी वन, मतलब प्राइवेट फॉरेस्ट। घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से एकदम माइंड को फ्री करके पढ़ना है। आपको ये शब्द कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में नीचे लिख दिया है, ताकि आप जिस भी तरह से उनको याद रखना चाहें रख सकते हैं। ये हमारी हिंदी भाषा की तो खासियत है, ये हर भाषा के शब्दों को अपने में समाहित करना जानता है। यही वजह है कि इंग्लिश वर्ड भी आप बोलते हैं तो हिंदी जरा भी परेशान नहीं होती। और जब पॉलिटी की बात करेंगे तो भारतीय संविधान की भी ऐसी ही बात है, वो अच्छी बातों को समाहित किया। चलिए पॉलिटी में ये बात कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ जान लीजिए। राज्य वन, वाणिज्यिक वन और निजी वन। संवैधानिक आधार पर भारतीय वनों को 3 भागों में बांटा गया। आप 2-3 बार से इनको रिपीट कर लीजिए। राज्य वन, वाणिज्यिक वन और निजी वन। राज्य वन, वाणिज्यिक वन और निजी वन। स्टेट फॉरेस्ट, कमर्शियल फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट। अब इनको एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे कि इनमें क्या हमको जानना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला तो ये हो गया 3 भेद, एक ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। आइए आप दूसरा देखते हैं। अब राज्य वन, अब राज्य से मतलब देखना नीचे स्टेट लिखा हुआ है। स्टेट का मतलब सिर्फ यहाँ राज्य नहीं होता है। जब आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या पॉलिटिकल साइंस में जब हम बात करेंगे कि राज्य से मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का बोध हो रहा है। ये हुआ ना। अब परीक्षा में चूंकि आपने अगर राज्य पढ़ा हो तो आपके माइंड में सेट होगा राज्य सरकार जो इकाई राज्य है उनकी बात हो रही है, नहीं, इसमें केंद्र सरकार की भी बात हो रही है। तो इसके अधीन राज्य वन के अधीन आपने क्या देखा, केंद्र या राज्य दोनों सरकार इसके अधीन आएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे पूछा जाए और राज्य सरकार में हमको क्या जानना है दोस्तों, मतलब देश के करीब करीब सारे वन क्षेत्र इस राज्य वन के अंतर्गत आता है। इसमें मुख्य रूप से 2 ही बातें जानने के। राज्य वन के अधीन जो होता है, सुपरविजन जो होता है, नियंत्रण जो होता है, वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन होता है। दूसरी बात इसमें यह जानना है कि भारतीय वन का 94% वन क्षेत्र जो है वो राज्य वन के अंतर्गत आता है। ये 2 बातें इसमें जानना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इन दोनों बातों को माइंड में रखिए। एक वन हो गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो हो गया। अब दूसरा आता है वाणिज्यिक। वाणिज्यिक आप नाम से क्लियर हो रहा है कमर्शियल फॉरेस्ट। अब यहां भी कंफ्यूज मत होइए। वाणिज्य आप कहेंगे इसमें तो व्यापार करना होगा ना,
नहीं, यही सब चीजें हम लोग को नहीं करना है। वाणिज्यिक तो है, लेकिन इसमें ये जो वाणिज्यिक है ठीक है, आप व्यापार कीजिए चलेगा, लेकिन ये आता किसके अधीन है, पहले हमको ये जानना है। वाणिज्यिक वन स्थानीय निकाय के अधीन आता है। पहले हम लिख दें, स्थानीय निकाय के अधीन आता है। स्थानीय निकाय के अधीन ये वन आता। अब आप कहेंगे स्थानीय निकाय से क्या मतलब, फिर हम कह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है स्थानीय निकाय। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन इसी निकाय के लिए हुआ था। तो स्थानीय निकाय का मतलब इसमें जब आप पंचायती चुनाव करते हैं, पंचायती चुनाव में जिस भी हम जो पदाधिकारी का कहें या फिर राजनीतिक पद का कहें, जब हम चुनाव करते हैं वो सारे आ जाते हैं स्थानीय निकाय में। अब स्थानीय निकाय में क्या क्या आएगा ये आप देख लीजिए। इसमें आ जाएगा स्थानीय निकाय में नगर निगम, नगर परिषद, जिला कमेटी जो भी हो जाए, ग्राम पंचायत इत्यादि, ये सारे आ जाता है नगर निगम के अंतर्गत। और इसके अधीन होता है जो वन, उसको हम वाणिज्यिक वन कहते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, पूरा क्लीन आपको पूरा विस्तार से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय निकाय के अधीन जो वन क्षेत्र होता है उसको हम वाणिज्यिक वन क्षेत्र कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि वाणिज्यिक वन क्षेत्र किसके अधीन होता है, ये किसके सुपरविजन में होता है, तो आपका क्या जवाब होगा, स्थानीय निकाय के सुपरविजन में होता है। और स्थानीय निकाय में कौन कौन आते हैं, तो वही है नगर निगम, नगर परिषद, जिला कमेटी, ग्राम पंचायत इत्यादि आता है। अब रही बात परसेंटेज देखना है कि भारत का कितना परसेंट वन जो है कि वाणिज्यिक वन के अधीन आता है। तो दोस्तों इसका 5% जो वन है भारत का वन क्षेत्र, भारत के वन का 5% क्षेत्र जो है वो वाणिज्यिक वन क्षेत्र के अधीन आता है। बहुत ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं, ये दो बातें आप जान लीजिए, वाणिज्यिक वन से संबंधित जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब आइए हम बढ़ते हैं निजी वन की ओर। निजी आप क्लियर हो जा रहा है कि प्राइवेट बात है, पर्सनल बात है, निजी बात है, तो निजी से ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। निजी वन उस वन को कहते हैं जो किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के अधीन होता है, उनके सुपरविजन में होता है, वह खुद उनका मालिक होता है। ठीक है, अब सपोज मेरे पास 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा में हमने वन लगा दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, ये मेरा वन है। ठीक है, मैंने अपनी जमीन पे लगाया है। या फिर क्या है, एक कमेटी गठित कर ली कुछ लोगों ने मिलके, 100 बीघा जमीन है, उस पर उन्होंने वन उगा दिया, वन लगा दिया, कुछ और पर्पज से, लकड़ी बेचना है, बाद में व्यापार करना है लकड़ी का, कुछ भी उद्देश्य हो सकता है। मतलब ये है इसमें निजी व्यक्ति या निजी संस्था का वर्चस्व होता है इसमें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और भारतीय वन का इसमें जो मुख्य रूप से हमको जानना है, 1% वन क्षेत्र जो भारत का है, भारत में जितना वन है उसका 1% वन क्षेत्र निजी वन क्षेत्र के अधीन आता है। अब आइए फिर से हम रिपीट कर लें, संवैधानिक आधार पर भारतीय वन को कितने भागों में बांटा गया है, तो संवैधानिक आधार पर भारतीय वन को 3 भागों में बांटा गया है, और वो है राज्य वन, दूसरा है वाणिज्यिक वन और तीसरा है निजी वन। राज्य वन क्या है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों समाहित है। भारतीय वन का 94% वन क्षेत्र जो है वो राज्य वन के अधीन आता है। वाणिज्यिक वन वो वन है जो स्थानीय निकाय के अधीन होता है। स्थानीय निकाय मतलब नगर निगम, नगर परिषद, जिला कमेटी, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, ये सारे इसमें आते हैं। भारतीय वन का जो हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है, ये परसेंटेज को ध्यान में रखना है, 94%, 5% और 1%। भारतीय वन का 5% वन क्षेत्र वाणिज्यिक वन क्षेत्र के अधीन आता है। जब दोनों को जोड़ेंगे 100 में 1% कम हो जाता है और 1% वन आ जाता है निजी वन क्षेत्र के अधीन। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको जो एक संवैधानिक आधार पर भी भारतीय वनों का वर्गीकरण क्लियर हो पाया होगा। इससे आप जितना ऑब्जेक्टिव बना सकते बनाइए दोस्तों, ठीक है। ये काम आपका है कि कैसे आप याद रख सकते हैं।
मेरी सलाह है कि आप वीडियो देखिए, पूरा विस्तार से देखिए, उनको मौखिक रूप से लिखने का प्रयास कीजिए। फिर परेशानी होता है, 2-4 बार वीडियो देखेंगे तो आराम से आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़िए दोस्तों, हम आपको पढ़ने में मदद कर सकते हैं। जो कंफ्यूजन है उसको आप इस वीडियो से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, फिर हम व्यापारिक आधार पे हम बात करेंगे। आइए दोस्तों, दो प्रकार समझ लेने के बाद अब हम समझते हैं कि व्यापारिक आधार पे भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया है। हमने पिछले 2 में क्या देखा, 3 भागों में। इसको व्यापारिक आधार पे भारतीय वनों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। उसका नाम इस तरह है, विपण्य वन, और दूसरा है अविपण्य। कंफ्यूज मत होइए, अभी हम क्लियर करने वाले हैं। अविपण्य वन। व्यापारिक आधार पर भारतीय वन को 2 भागों में बांटा गया, विपण्य वन और अविपण्य वन। ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन इसको समझिए ऐसे। विपण्य वन उसे कहते हैं जिसमें आवागमन आसान होता है, आप आराम से आ जा सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। दूसरी बात, ये वन खासकर मैदानी इलाकों में होता है। मैदान से आप समझ पा रहे हैं, मैदान पे हमने पिछले कई वीडियो में हमने मैदान शब्द क्लियर कर दिया है। तो विपण्य वन मैदानी इलाकों में पाया जाता है। तीसरी बात है, भारत के वन का 94% वन विपण्य वन के अधीन आता है। ठीक, आइए देखते, 3 बातें हमने इसमें सीखा। क्या क्या देखा? आवागमन, मतलब इसमें आना जाना आसान होता है। दूसरी बात है, आपने क्या देखा? ये वन मैदानी इलाकों में पाया जाता है। तीसरा वन क्या है? तीसरा क्या है? 94% वन क्षेत्र विपण्य वन क्षेत्र के अधीन आता है। क्लियर हो गया ये? अब उसी 3 को हमें इसमें फॉलो करना। अविपण्य वन, विपण्य में क्या है? आवागमन आसान होता है, इसमें अविपण्य लगा, आ शब्द लगा है। आप अगर ग्रामर के विद्यार्थी हैं, हिंदी ग्रामर के विद्यार्थी, तो आराम से समझ रहे हैं। आ मतलब नहीं, और जब नहीं है तो भाई आवागमन नहीं, आसान नहीं होगा। तो इसमें वही बात है, इसमें आवागमन रहित होता है या आसान नहीं होता है। आवागमन आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है। अब आसान कैसे नहीं होता वो क्लियर हो जाएगा अभी। दूसरी बात है, ये या ऐसे वन पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं, पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं। और तीसरा वन क्या है? जब 94% ये वन हो गया, तो भाई ये कितना हो जाएगा? 6% वन होना चाहिए ये। ठीक है दोस्तों, चूंकि एक डॉट हम क्लियर कर दें, ये 82% वन क्षेत्र होता है दोस्तों इसमें। और चूंकि जब हम इधर लिखने लगे तो क्लियर हो गया, 18% वन क्षेत्र इधर होता है। बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था, चूंकि बोलने में दिमाग से उतर जाता है। विपण्य वन के अधीन 82% वन आता है, अविपण्य वन के अधीन 18% वन क्षेत्र आता है। तो आई होप कि आपको ये तीनों समझने में आसानी होगी, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब हम 2 प्रश्न पूछने वाले हैं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपने पूरा ध्यान से सुना है तो आराम से आप बता सकते। आपने भारतीय वनों का वर्गीकरण पढ़ा, क्लियर? अब सारे वर्गीकरण को आप एक साथ समाहित कर दीजिए। 3, 3, 6, 2, 8, 8 भेद बताया मैंने टोटल। अब 8 भेद का कंक्लूजन करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि आप प्रश्न लिख दीजिएगा तब, क्योंकि पूछा हमने, चूंकि कई सारे कमेंट आते हैं भाई, मैं खुद पर कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो आपको ये बताना है कि इन सारों भेद में, इन 8 भेद में भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किसके अधीन आता है और सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र किसके अधीन आता है। ये 2 प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ सलाह देना चाहते हो सलाह दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सलाह को पूरा करने का। ठीक है,
तो खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए और एक गोल निर्धारित कीजिए, उस गोल की ओर आगे बढ़िए। आप भी जीवन में खुशियां हासिल कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।